एपिसोड 24 पेशकश मीरे कारवां। रक्षी के लहजे में किसी किस्म की हिचकिचाहट या झिझक मौजूद नहीं थी। उसने जमाल और भोलानाथ के लिए हाल कसी का इस्तेमाल किया था, जिससे यही जाहिर होता था कि वो मफकूदुल खैर की संगीनी से आशनाई हासिल नहीं कर सकी थी। कबीर शाह ने रक्षी से सवाल किया, तुम लोगों का ताल्लुक किसके अड्डे से है? मैडम रोजी। उसे 2 लफ्ज़ी जवाब दिया, वो दरशा वाली मैडम रोजी, बिल्कुल वही। मैंने हैरत का इजहार करते हुए रक्षी से पूछा, तुम्हारी मैडम के पास हिंदू लड़कियां और औरतें भी हैं? सब है जनाब। वो एक अदा से बोली, हर रंग और नस्ल के नगीने मिल जाएंगे। मैडम रोजी के अड्डे पर सब मौजूद होता है। आप हुक्म करके तो देखें। कबीर शाह ने मुझसे मुहातिब होते हुए कहा, वजदान, ये पेशा बहुत तरक्की कर चुका है। लगता है इस सिलसिले में तुम्हारी मालूमात बिल्कुल ही महदूद हैं। मेरी मालूमात तो महदूद नहीं है, मैंने कहा, लेकिन पाकिस्तान में इस किस्म के कारोबार के बारे में और इतनी वुसअत के साथ मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बोले बादशाह। कबीर शाह ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इस किस्म के कारोबार मुल्क नहीं बल्कि लोग करते हैं, जो कि हर जगह पाए जाते हैं। पाकिस्तान भी इसी दुनिया का एक मुल्क है। कबीर शाह की बात पूरी ही नहीं हुई थी कि रात के सन्नाटे में किसी गाड़ी के इंजन के स्टार्ट होने की मुहीब आवाज उभरी। हम दोनों ने बैक वक्त चौंक कर एक दूसरे की जानिब देखा। उसी लम्हे बंगले के जेरी हिस्से में गाड़ी के टायरों की महसूस चिरचिराहट सुनाई दी। हम दोनों लपक कर कमरे से बाहर आए। किसी सवाल जवाब का वक्त न था और ना ही मौका। ये बात तय थी कि कोई इस बंगले से बड़ी ही जल्दी में रवाना हो रहा था और वो कोई मियाँ जाहिद हुसैन के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। वहां मौजूद बाकी तमाम अफराद को हमने मुनासिब तौर पर फिट कर दिया था। बालाई मंजिल की बालकनी से झुककर जब नीचे देखा गया तो एक अफसोसनाक मंजर से सामना हुआ। बंगले का गेट पूरी तरह खुला हुआ था और इस गेट में से एक कीमती गाड़ी बाहर निकलकर सड़क पर चढ़ चुकी थी। हमारी बेहबरी में उसने बड़ी ही खामोशी से गेट खोल लिया था। कबीर शाह ने एक झटके से क्लाशनकोफ सीधी की, मगर इससे पहले कि वो फायरिंग करता, वो कीमती गाड़ी एक मोड़ काटकर हमारी नजरों से ओझल हो गई थी। वजदान, वो कमीना भाग गया। कबीर शाह ने हेजानी लहजे में कहा, हमें इसका पीछा करना चाहिए। मैंने कहा, ताकुब ज्यादा मुफीद साबित नहीं होगा। जब तक हम बंगले के अकम में पहुंचकर अपनी मोटरसाइकिल्स को संभालेंगे, मियाँ जाहिद कहीं से कहीं निकल चुका होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे खामोशी से जाने देंगे। बात खत्म करते ही मैंने उन जीनों की जानिब दौड़ लगा दी जो हमें जेरी मंजिल तक पहुंचा सकते थे। हम पहलू पर पहलू उड़ते हुए नीचे आए, फिर बंगले के अकबी हिस्से की जानिब बढ़ गए। गेट में से निकलकर बंगले के अकम में पहुंचने के लिए हमें कम से कम 10 बंगले घूमकर आना पड़ता, जबकि हम जो रास्ता एख्तियार करके बंगले में दाखिल हुए थे उसी राह से फौरी वापसी मुमकिन थी। हम जैसे ही बंगले की इमारत के पहलू से गुजरकर अकबी हिस्से में पहुंचे, एक गुर्राती हुई आवाज ने हमें रुकने का हुक्म दिया। तुम दोनों इसी वक्त मेरी गन पे निशाने पर हो। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया, मैं फायरिंग करने में एक लम्हे की ताहीर नहीं करूंगा। बंगले में दाखिल होकर मैंने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को नाकाबिले इस्तेमाल बना दिया था। कबीर शाह ने तो अपने हिस्से के गार्ड की खोपड़ी चढ़ा दी थी। उसके होश में आने की उम्मीद नहीं थी। अलबत्ता वो मेरे हिस्से वाला गार्ड हो सकता था। मैंने तो अपनी दानिश में उसे 2-3 घंटे के लिए बेहोश कर दिया था। ज्यादा इम्कान इसी बात का था कि वो अपनी सख्त जाने के सबब कबल अज वक्त होश में आ गया होगा। मैंने कबीर शाह के कान में सरगोशी की, तुम दूसरी तरफ से घूमकर इसके अकम में पहुंचो, मैं इसे बातों में लगाने की कोशिश करता हूँ। ये बात मैंने इस बुनियाद पर कही थी कि वो शख्स हमें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका दावा था कि हम दोनों उसके गन पॉइंट पर है। मैं इसकी धमकी को चेक करना चाहता था। अगर वाकई हम उसकी निगाह में थे तो वो कबीर शाह की हरकत को नोट कर लेता। कबीर शाह ने जैसे ही अपनी जगह से जुम्बिश की, दिखाई ना देने वाले शख्स ने वार्निंग दी, खबरदार, जो कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की। मैं तुम्हारी एक एक हरकत नोट कर रहा हूँ। आवाज एक अंधेरी ओट से उभर रही थी। ये बात तो साबित हो गई कि वो हमें बखूबी देख रहा था। हम भी अंधेरे में थे, मगर हम दोनों के जाविये में फर्क था। मैंने झंझलाहट अमेज अंदाज में कहा, तुम हमें आगे बढ़ने से भी रोक रहे हो और पीछे जाने से भी। तुम्हें एतराज है? आखिर तुम चाहते क्या हो? फिलहाल तुम लोग अपने हथियार मेरी जानिब फेंक दो। मैंने जरा गौर किया तो उसकी आवाज पहचान गया। ये तुफैल नामी गार्ड की आवाज थी।
उस सिक्योरिटी गार्ड पर मैंने तबाह आजमाई की थी। मुझे वाकई हैरत हुई कि वो इतनी जल्दी किस तरह होश में आ गया था। मैंने मजबूत लहजे में कहा, तुफैल बंगले के अंदर बाजी पलट चुकी है। इस वक्त हमारा होल्ड है। तुम्हारा बास मियाँ जाहिद दुम दुबाकर यहाँ से फरार हो चुका है। बेहतर यही है कि तुम गन फेंक कर खुद को हमारी तहवील में दे दो, वरना हम तुम्हारा इबरत ना खशर करेंगे। तुम्हें मेरा नाम किससे मालूम हुआ? वो हैरत से पूछते हुए बोला। मैंने सख्त लहजे में कहा, हम तुम्हारे नाम के अलावा भी बहुत कुछ जानते हैं, तुम्हारी निजी और प्राइवेट जिंदगी के बारे में। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। बिल्कुल दुरुस्त, मैंने मोज़हा हेज अंदाज में कहा। इसलिए नहीं बना सकते कि तुम तो ऑलरेडी बेवकूफ हो। वो गुस्से में बोला, मैं ऐसा मजाक पसंद नहीं करता। बेहतर होगा कि तुम मेरे 3 गिनने से पहले हथियार फेंक दो। एक लम्हे का तवक्कुफ करके उसने इजाफा किया, मैं गिनती शुरू करने वाला हूँ, फिर इससे कहले कि वो 1 2 3 का आगाज करता। मैंने कबीर शाह को एक फौरी अमल का महसूस इशारा दिया और सिक्योरिटी गार्ड की तरफ मुंह करके तेज आवाज में कहा, मिस्टर तुफैल, तुम्हें ऐसा मजाक पसंद नहीं और मैं वैसा मजाक करने का आदी नहीं। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया तो तुम अपनी आंखों से देख लो। हमारे होल्ड पर तुम्हें ईमान आ जाएगा। निगाह उठाकर तो जरा छत की तरफ देखो। हमारा एक मुसल्ला साथी इस वक्त नुपर गन तानी वहां खड़ा है। मेरा जुमला आखिरी अल्फाज तक पहुंचा ही था कि कबीर शाह ने आगे बढ़कर आवाज की समत एक ब्रस्ट फायर कर दिया। उसके साथ ही सिक्योरिटी गार्ड की आखिरी चीखें फिजा में बुलंद होकर हवा में मुंतशिर हो गई। इंसानी नफ्सियात के एन मुताबिक मेरे इंकशाफ पर सिक्योरिटी गार्ड ने बंगले की छत की तरफ देखा था। इस दौरान में वो यकीनन हमारी जानिब से गाफिल हो गया था और उसकी इस लम्हाती गफलत से कबीर शाह ने माहराना अंदाज में भरपूर फायदा उठाया था। इस पैदर पै फायरिंग के बाद वहां हमारे लिए रुकना इंतहाई पुरहतर हो चुका था। ठीक है, हमने इस इमारत का टेलीफोनिक राब्ता मुनक़ता कर दिया था, लेकिन आसपास किसी बंगले की कोई शब्बेदार शख्सियत करीबी थाने को फोन करके इस गैर मामूली फायरिंग की इतला दे सकती थी। कबीर शाह ने मुझे बाजू से थामते हुए कहा, वजदान, मियाँ जाहिद हुसैन के पीछे जाना अब भूस के ढेर से सुई ढूंढने के मुतरादिफ है। वो हमारी पकड़ और पहुंच से बहुत दूर जा चुका होगा। हमें फौरन यहाँ से फरार हो जाना चाहिए। हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन वापसी से कबल एक जरूरी काम बाकी है। कौन सा जरूरी काम? वो हैरानगी से पूछते हुए बोला। मैंने बंगले के सामने वाले हिस्से की जानिब कदम उठाते हुए कहा, तुम मेरे साथ आओ। ये ठीक है कि भूसे के ढेर में से एक नन्ही सी सुई तलाश हम नहीं कर सकते, लेकिन उसी भूसे में एक मिनी सी चिंगारी तो तलाश कर ही सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? वो मेरे साथ चलते हुए पूछा। देखते जाओ, मैंने मानी है इस अंदाज में कहा। जब हम उस मुकाम पर पहुंचे जहां भोलानाथ ठंडा ठार पड़ा हुआ था, तो सामने से रक्षी आती हुई नजर आई। वो हमें देखकर एकदम से ठठक गई। मेरी फरमाइश पर कबीर शाह ने उसे गन पॉइंट पर रख लिया। फिर वो दोनों मेरी तकलीफ में उस कमरे में पहुंचे जहां मैं याकूब उर्फ कूबा को लंबा लटा गया था। कूबा हनूज दुनिया और माफिया से बेखबर सुख की दायमी बांसुरी बजा रहा था। मैंने उस बाथरूम का दरवाजा खोला जहां शाकर अली को बंद किया था। वो मेरी सूरत देखते ही दहशत ज़दा हो गया। फिर इंतहाई रिक्कत अमेज लहजे में गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के लिए मुझे न मारना, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुमने कादरे मुतलक का वास्ता दिया है, तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, मैंने सख्त लहजे में कहा। लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देना होंगे, और मुझे उम्मीद है कि इस जान बख्शी के बदले तुम शराफत का मुजाहरा करते हुए सच बोलोगे। मैं एक एक बात सच बताऊंगा। वो घिघियाया। तुम पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैंने पूछा, तुम्हारे बास मियाँ जाहिद हुसैन का असल ठिकाना कहाँ है? मैं कसम खाकर कहता हूँ, उसके असल ठिकाने से मैं भी वाकिफ नहीं। मैं क्या, बल्कि कोई भी वाकिफ नहीं। वो बहुत ही मुख्तात और कायन शख्स है, मुख्तलिफ ठिकानों पर पाया जाता है। कोई यकीन से नहीं कह सकता कि वो किस वक्त कहाँ होगा। तुम मुझे चक्कर देने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मैं पैदा करने वाले की कसम खाकर कहता हूँ, इसमें एक जर्रा बराबर भी झूठ नहीं है। मैंने उसके लहजे से ही अंदाजा लगा लिया था कि इस वक्त वो दरोग गोई से काम नहीं ले रहा था। वो ग्रीन बेल्ट वाले बंगले पर हमारी सफाकी और मशाकी का ट्रेलर देख चुका था, जिसके नतीजे में वो अपने कदमों पर आज नहीं रहा था। मुझे उम्मीद थी कि वो अपनी बाकी मादा जिंदगी को किसी रिस्क की भेंट चढ़ाने की गलती नहीं कर सकता था। मैंने उसके जवाब पर यकीन करते हुए कहा, ठीक है,
मैं तुम्हारे बयान को बाद में चेक करूंगा और बयान गलत साबित होने पर तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? वो सहमी हुई नजर से मुझे देखते हुए इस बात में सर हिलाने लगा। मैंने पूछा, रात को यहाँ 2 और अफराद भी मौजूद थे, जिनमें से एक का नाम तारा है। वो निस्फ शब के बाद एक सियाह लैंड क्रूजर में बंगले से कहीं चले गए थे। तारा के साथ वो दूसरा पस्ता कामत नौजवान कौन था? उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मैं समझ गया कि कोई खास बात है, इसलिए वो जवाब देने में तामुल का इजहार कर रहा था। मैंने होनहार लहजे में कहा, तुम्हारे जवाब से मैं तुम्हारी सच्चाई को भी परख लूंगा, क्योंकि मैं मज़कूरा नौजवान को अच्छी तरह जानता हूँ। ये झूठ मैंने उससे सच उगलवाने की खातिर बोला था। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, वो फैसल साहब हैं, चौधरी नवाज़िश अली साहब के साहबजादे। कुछ दिन से वो यहाँ मेहमान के तौर पर आए हुए हैं। शाकर अली के जवाब ने मेरे वजूद में सनसनी दौड़ा दी। वो एक बहुत ही बड़ा इंकशाफ कर रहा था। मलिक नवाज़िश अली का सपूत छोटा चौधरी कराची में मौजूद था। यहाँ चौधरी नवाज़िश अली और चौधरी आबद अली की जवान औलादें आपस में टकराने वाली थी। फैसल मेरी जानिब पेशकदमी ना भी करता तो मैं उसे जरूर ढूंढ निकालने की कोशिश करता। अपने अंदरूनी जज्बात को चेहरे के तासुरात से जाहिर ना करते हुए मैंने शाकर अली से सराहने वाले अंदाज में कहा, तुमने सच बोलकर मेरा एतमाद हासिल कर लिया। मैं फैसल की कराची में आमद से बाखूबी आगाह हूँ। अब तुम ये भी बता दो कि फैसल और तारा सियाह लैंड क्रूजर में कहाँ गए हैं? वो दोनों गुलशन वाले बंगले पर गए हैं। उसने बताया उनकी शब बसरी का वही बंदोबस्त किया गया है। मैंने पूछा, गुलशन का वो बंगला किस जगह वाक़या है? उसने बंगले का नंबर बताने के बाद लोकेशन की जो वजाहत की, उसके मुताबिक वो बंगला हसन स्क्वायर और नीपा चुरंगी के दरमियान वाक़या था। मैंने ये मालूमात अपने जहन में महफूज कर ली। वो इलाका मेरा देखा बाला था। शाकर अली ने समाजत में अंदाज में कहा, मैंने अपनी जान बचाने की खातिर आपको ये मालूमात फराहम तो कर दी हैं, लेकिन मेरी एक दरखास्त है। मैंने सवालिया नजर से उसे घूरा। वो बोला, इस सिलसिले में मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। आप मेरी मजबूरी को समझ रहे हैं ना? तुम इस हवाले से बेफिक्र हो जाओ। मैंने तसल्ली अमेज अंदाज में कहा। मेरी बात खत्म नहीं हुई थी कि कहीं दूर एक महसूस सायरन की आवाज सुनाई दी। इस किस्म का सायरन या तो पुलिस मोबाइल से खारिज होता है या फिर किसी एम्बुलेंस से। मैंने कबीर शाह से कहा, शाह जी, रशी को शाकर के पास भेज दो। अब हम यहाँ पर एक लम्हा भी नहीं रुक सकते। कबीर शाह ने गन की नाल से टहोका देकर रशी को बाथरूम में मुंतकिल कर दिया। शाकर ने हैरत भरी आवाज में पूछा, आप इसको मेरे पास क्यों भेज रहे हो? ताकि रात के बाकी हिस्से को तुम यादगार बना सको। मैंने एक आंख दबाकर कहा। वो बौखला गया। मैं इसका क्या करूंगा? तुम इसके पेशे का तकाजा पूरा करोगे। मैंने कहा, यानी अपने बास के पैसे पूरे करोगे। इससे पहले कि वो जवाब में कुछ कहता, मैंने एक धड़ाके से बाथरूम का दरवाजा बंद करके बाहर से बोलट कर दिया। मुझे इस बात से कोई गरज नहीं थी कि वो दोनों एक दूसरे से किस तरह निपटेंगे। मैंने तो सिर्फ रक्षी को इस मकसद के लिए मुकीद किया था कि वो हमारे पीछे से वहां कोई गड़बड़ न कर सके। महसूस किस्म के सायरन की आवाज लम्हा बलम्हा करीब आ रही थी। आवाज का रुख और जाविया बता रहा था कि वो गाड़ी हमारी ही समत में रवा दवा है। हमने एक दौड़ लगाकर बंगले की अकबी दीवार फांदी और फिर अकबी दीवार फांदने के बाद अपनी मोटरसाइकिल्स के पास पहुंच गए। इस मुकाम पर अंधेरे और सन्नाटे ने डेरा जमा रखा था। सामान समेत मोटरसाइकिल्स बिल्कुल महफूज थी। हमने आने वाहन में अपनी गाड़ियां स्टार्ट की और सायरन की मुखालिफ समत में रवाना हो गए। 1 मिनट के बाद वो महसूस आवाज हमारी समात के दायराकार से बाहर हो गई। गोया हम महफूज फासले पर पहुंच चुके थे। मेरी शर्ट कुबा के खून से बुरी तरह आलूदा थी। हम ज्यादा देर तक सड़कें नापने का रिस्क नहीं ले सकते थे। चनाचे जब हमें इत्मीनान हो गया कि हमारा ताक़ुब नहीं किया जा रहा, तो हमने मोटरसाइकिल का रुख साउथ की जानिब मोड़ दिया। जब हम साउथ पहुंचे तो फजर की अजान हो रही थी। सपीदा शहर नमूदार हो रहा था। वहां पार्क में लगभग 2 दर्जन अफराद सहरहेजी में मसरूफ थे, जिनमें खवातीन भी शामिल थी। मज़कूरा पार्क साउथ से वॉकिंग डिस्टेंस पर था और एक जदीद तरीन खूबसूरत मस्जिद से मुल्हक था। यानी मस्जिद भी पार्क ही के एक कोने में बनी हुई थी। डिफेंस सोसाइटी के अहले सरवत हजरात ने इबादत के लिए मस्जिद भी शानदार और दिलकश बनवाई थी, ताकि याद इलाही में मसरूफियत के दौरान भी उनका एहसास तफाहर की मंजिलों को छूता रहे। ये एक तरह से मस्बत तर्ज फिक्र था, क्योंकि आमतौर पर यही देखने में आया है कि अल्लाह की राह में खर्च करने के सिलसिले में
लोग सबसे ज्यादा कंजूसी का मुजाहरा करते हैं। बाज तो अच्छे हाथ से होते हुए भी मुफलिस और नादार बन जाते हैं। मैं उस वक्त एक नेवी ब्लू ट्रैक सूट में था और पार्क के कोने में सांस की मशक की तैयारी कर रहा था। साउथ पहुंचकर मैंने सबसे पहले बात लेकर लिबास तब्दील किया था। कबीर शाह ने जब सोने का इरादा जाहिर किया तो मैंने उससे कहा कि फिलहाल मुझे नींद नहीं आ रही, लिहाजा मैं एक्सरसाइज के लिए नजदीकी पार्क जाऊंगा। ये पार्क उसी वक्त मेरी निगाह में समा गया था जब इम्तियाज के साथ में पहली मर्तबा साउथ आया था। इम्तियाज ने मिस्टर नील आर्मर को एयरपोर्ट से साउथ पहुंचाया था। जब मैंने एक्सरसाइज का इरादा जाहिर किया तो कबीर शाह ने मुझे ये ब्रांडेड ट्रैक सूट फराहम कर दिया था। ये पूरी रात, जिसकी अब सुबह हो रही थी, मैंने बड़ी ही अफरा तफरी और टेंशन में गुजारी थी। इसलिए योगा की महसूस मशक के जरिए मैं अपने हवास और असाब को पुरसुकून बनाना चाहता था। मैं पार्क के एक कोने में शिमाल रुख करके लोटस पोस्चर बनाकर बैठ गया। आंखें बंद करके मैंने चंद हमवार और गहरी गहरी सांसें ली। उसके बाद मैंने दाएं हाथ के अंगूठे और अंगुश्ते शहादत को मिलाकर एक चुटकी बनाई और अपनी नाक को उस चुटकी के अंदर जकड़ लिया। ये जकड़ बहुत ही नरम खो थी। फिर मैंने योगा की महसूस मशक का आगाज कर दिया, जो कि प्राणायाम कहलाती है। मैंने अपने तजर्बे और जरूरत के पेश नजर इस मशक में कुछ तरामीम और इजाफा कर लिया था। इस तरह ये ज्यादा मुफीद और सूदमंद हो गई थी। मैंने अंगुश्ते शहादत से बाएं नथने को दबाए रखा और दाएं नथने पर से अंगूठे की गिरफ्त ढीली कर दी। इसके साथ ही मैंने धीरे धीरे सांस को अंदर खींचना यानी इनहेल करना शुरू कर दिया। मेरा तस्वर उस नुक्ते पर जमा हुआ था कि इस कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई नूरे इलाही इस सांस के रास्ते, मेरे नथने के रास्ते फेफड़ों में बढ़ रहा है। मेरा दिल फिल्टर्ड खून को फेफड़ों में पंप कर रहा है। ये नूर उस खून में शामिल होकर मेरे पूरे बदन में गर्दिश कर रहा है। इनहेल की तकमील तक मैं इस तस्वर पर कायम रहा। फिर मैंने अंगूठे से दाएं नथने को दबाकर बाएं नथने को आजाद कर दिया और उसके साथ ही सांस खारिज करने का अमल यानी एक्सेल शुरू हो गया। मैं धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ये सोच रहा था, इस सांस के साथ साथ मेरी तमाम ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी खराबियां भी मेरी जात से खारिज हो रही हैं। इस तस्वर के साथ ही खारिज होती हुई सांस मुझे आलूदा और बोझल सी महसूस होने लगी, जबकि इनहेल करते वक्त ये कैफियत इंतहाई लतीफ और नूर से मामूर थी। मैंने नथनों की तब्दीली के साथ साथ ये अमल 6 मरतबा दोहराया, गोया मैंने इस मशक के 6 चक्कर पूरे कर लिए थे। अब मेरा जहन, जिस्म और रूह बिल्कुल तरोताजा हो गए थे। मुझे अपने एहसासात में एक ठंडक और जज्बात में इंतहाई खुशबू सी उतरती हुई महसूस हुई। मेरी जात मुअत्तर हो गई। अगर भरपूर तसव्वुर के साथ प्राणायाम की ये सादा सी मशक की जाए तो यही नताज बरामद होते हैं। मशक के इख्तिताम पर मैंने आंखें खोल दी। आंखें खुली तो मेरी निगाह एक मुस्कुराते हुए हसीन चेहरे से टकराई। वो एक संगी बेंच पर बैठी हुई थी और बड़े ही दिल आवेज अंदाज में मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके लबों पर मलकुती मुस्कुराहट सजी थी। जवाबन में ज़ेरे लब मुस्कुराया और उठकर खड़ा हो गया। इस पार्क के गिरदा गिर्द घास के मुस्ततील कते के चारों जानब जॉगिंग और वॉकिंग करने वालों के लिए एक पुख्ता ट्रैक बना हुआ था। मैं घास से उठकर जब उस ट्रैक पर आया तो उसी हसीन चेहरे के बारे में सोच रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरी तरफ देखकर क्यों मुस्कुरा रही थी। मेरी याददाश्त ने पलक झपकने में मुझे बता दिया, ये चेहरा मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। फिर उसकी दिलकश मुस्कुराहट क्या मानी रखती थी। मैं इन्हीं सोचों में गलता चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि अपने अकल में मुझे एक मुतरन्नम नस्वानी आवाज सुनाई दी, एक्सक्यूज मी मिस्टर। मैंने पलट कर देखा तो उसी हसीन चेहरे से आंखें चार हुईं। वो मुझसे 5 फुट की दूरी पर थी और बड़ी ही गहरी नजर से मेरे खालो खत को खोज रही थी। मैंने उससे मुहातब होते हुए कहा, सॉरी, आपने मुझे आवाज दी है। उसने असबात में सर हिला दिया। फिर बोली, मेरा नाम सदफ है, मैं इस सामने वाले बंगले में रहती हूँ। फिर उसने पार्क के बाहर एक बंगले की जानिब इशारा करते हुए कहा, वो बंगला जिसका गेट मेहराबी शक्ल का है, इस पर नीला रंग हुआ है और हैंडल पीतल के हैं। मैंने गैर इरादी तौर पर निगाह उठाकर मज़कूरा बंगले के गेट को देखा। हैरत इस बात पर थी वो मुझे अपने बारे में इसके तफसील से क्यों आगाह कर रही थी, जबकि मैं उसे जानता तक नहीं था। उसने मेरे चेहरे की उलझन पढ़ ली। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं आपसे खामखा क्यों फ्री हो रही हूँ, वो तबस्सुम रेज अंदाज में बोली। दरअसल आपको यहाँ देखकर मुझे शदीद हैरत हो रही है। आप तो इंडिया में थे, हैरान तो मैं पहले ही था, अब इस हैरत में कमी चंद इजाफा हो गया।
वो मेरी जात से इंडिया को मंसूब कर रही थी। मैं फौरन रेड अलर्ट हो गया, अपने अंदरूनी जज्बात को चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया और कदरे उलझन ज़दा अंदाज में कहा, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। अगर मेरी आंखें और याददाश्त धोखा नहीं खा रही हैं तो आपको मैंने पहले भी देखा है। वो मेरे चेहरे पर निगाह जमाते हुए बोली, इंडिया की पिंक सिटी यानी जयपुर में। जयपुर के जिक्र पर मैं चौंक उठा। पिंक सिटी के नाम से मारूफ हिंदुस्तान का ये शहर एक तवील अरसे तक मेरी अमाजगाह बना रहा था। इस शहर में सदफ नामी ये लड़की मुझे देखने का दावा कर रही थी। मैंने अपने जज्बात और चेहरे के तासुरात को खत्तुल मकदूर छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, शायद आपको गलतफहमी हुई है, मैं तो कभी इंडिया गया ही नहीं। फिर जयपुर और पिंक सिटी मेरे पाए जाने का क्या सवाल। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इससे पूछा, आपने मुझे वहां किस जगह देखा था? क्या हमारी मुलाकात भी हुई थी? अगर हुई थी तो मुझे क्यों याद नहीं आ रहा? मैंने दानिस्ता इस किस्म का अंदाज अपनाया था कि वो मेरे ख्यालात को सच समझ बैठे। उसने मुझे भरपूर नजर से देखते हुए वजाहत की, हमारी वहां मुलाकात हुई है और ना ही मैंने आपको बराह रास्त देखा है। उसने बदस्तूर गहरी नजर से मेरा जायजा लेते हुए अपनी बात जारी रखी। जयपुर में मेरे मामू सरफराज खां रहते हैं, वहां उनका लेदर का बिजनेस है। कुछ अर्से पहले मैं उनके पास जयपुर गई थी। मैंने जयपुर के अखबारात में आपकी तस्वीरें देखी थी। आपने उस शहर के पंडितों की नींदें हराम कर रखी थी। ठाकर बानो सिंह नामी एक मुकामी ताकतवर शख्स आपकी पुष्पनाही कर रहा था। क्या मैं गलत कह रही हूँ? आपके मार्कों की खबरें जयपुर के अखबारात की जीनत बनती रही हैं। आपने किसी हिंदू नारी रूपमती को भी अपने घर में डाल रखा था। एक मुस्लिम के हिंदू नारी से ताल्लुकात पर वहां के पंडित और पुजारी सख्त मुश्तिल थे। आपका नाम वजदान ही है ना? सदफ ने जो कुछ बयान किया था वो मबनी बर हकीकत था, मगर मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। एक अजनबी लड़की से पहले ही मुलाकात में मैं खुल नहीं सकता था, और खास तौर पर उस सूरत में कि मैं आग और खून के दरिया से गुजर रहा था। गुज़श्ता रात वाला वाकया इस मिसाल के लिए काफी है। मैंने कामयाब अदाकारी का मुजाहरा करते हुए कहा, बड़े ही ठहराव से बोला, मैं फिर यही कहूंगा कि आप इस वक्त किसी सख्त किस्म की गलतफहमी और मुगालते का शिकार हो रही हैं। मेरा नाम वजदान नहीं है बल्कि वजीह है और मैं कभी इंडिया नहीं गया। मुमकिन है आपके बयान करदा वजदान की शक्ल मुझसे मिलती हो, जिसकी वजह से आप मुझे वजदान समझ रही हैं। उसने तवज्जो से मेरी बात सुनी और बेयकीनी से मेरे चेहरे का जायजा लेते हुए बोली, अगर आपकी मांग को खत्म करके चेहरे से मूंछों को हटा दिया जाए तो आप वही वजदान बन जाएंगे जिसका जिक्र मैं कर रही हूँ। खैर, उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। अपने हुलिये में मूंछों और हेयर स्टाइल की तब्दीली मैंने इम्तियाज अली के मशवरे पर की थी। सदा का मुशाहिदा बहुत ही कवी था। ये तो मेरी जिदनुमा फनकारी थी कि मैं उससे इत्तफाक नहीं कर रहा था, वरना वो तो 100% मुझे पहचान चुकी थी। सदफ का कद 5 फुट से ज्यादा नहीं था। गुदास बदन के साथ ये कामत कियामत में बदल गई थी। उस पर चेहरे की दिलकशी और महसूस मलकूती मुस्कुराहट ने उसकी शख्सियत को इनफरादियत देकर एक हसीन निखार से नवाज दिया था। मुझे अपने सिरापे से निगाही तारुफ में मसरूफ पाकर उसने पूछा, वजीह साहब, मैंने आपको वजदान समझकर खामहा सहमत थी। आई एम रियली वेरी सॉरी। नो मेंशन प्लीज, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसने पूछा, क्या आप यहीं कहीं करीब ही रहते हैं? नहीं, मैं कराची में नया हूँ, एक दोस्त के यहाँ मेहमान ठहरा हुआ हूँ। फिर मैंने उसे अपने फ्लैट का एड्रेस दिया। मेरा दोस्त इसी फ्लैट में रहता है। 4 दिन के बाद मैं वापस अपने शहर लाहौर चला जाऊंगा। ओह, तो आपका ताल्लुक लाहौर से है? वो चौंकी और मुस्कुराते हुए बताया, मेरी मम्मा भी लाहौर की रहने वाली हैं। पापा मकामी हैं। मेरी ननियाल लाहौर में शादमान कॉलोनी में है। आप वहाँ किस जगह में रहते हैं? इचरा बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया। जब मैं 2 माह का था तो मेरे वालिद साहब चौधरी नवाजिश के पालतू गुंडे दारा से मुझे बचाते हुए लाहौर के कई इलाकों में रुपोश हुए थे। मोजा रखावाली से गुलशन रावी और फिर इचरा में उनका क़याम रहा। बाद अज़ा वो कराची आ गए और फिर एक दोस्त की तवस्सुत से वहां से सिंगापुर चले गए थे। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर वजी। सदफ की आवाज ने मुझे ख्याल से चौंका दिया। मैं यहाँ मेडिकल पढ़ रही हूँ, ये मेरा फाइनल ईयर है। 1 साल के बाद इंशाल्लाह मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। आप क्या स्टडी कर रहे हैं? मैंने सरसरी अंदाज में पूछा। मैं ग्रेजुएशन से आगे नहीं बढ़ सका। वाली साहब का सोने का बिजनेस है, उन्हीं का हाथ बटाता हूँ। अनार गली में हमारी ज्वेलरी की बहुत बड़ी दुकान है।
ये झूठ बोलते हुए मेरे दिल को सख्त अफसोस हो रहा था, लेकिन मुझे हालात और मसलहत का तकाजा निभाना भी जरूरी था, खास तौर पर उस सूरत में कि वो जयपुर में मेरे माजी की सरगर्मियों से पूरी तरह आगाह थी। मैंने सोचा बाद में कभी अगर मुलाकात का मौका मिला तो मैं इस गलत बयानी के लिए माजरत कर लूंगा। उसी लम्हे सदफ ने मुझे पुकारा, ओके मिस्टर वजी, जिंदगी रही तो फिर कभी मुलाकात होगी। मेरे पापा नमाज अदा करके मस्जिद से निकल आए हैं, अब मैं उनके साथ वॉक करूंगी। मैं यहाँ रोजाना मॉर्निंग वॉक करने आती हूँ। आखिरी जुमला सदफ ने कुछ इस अंदाज में अदा किया जैसे वो मुझे की खास किस्म की इतला दे रही हो। मैं इसको सी ऑफ करके पार्क से निकल आया। वापस साउथ की जानिब कदम बढ़ाते हुए मैं सोच रहा था कि बज़ाहिर दुनिया बहुत बड़ी नजर आती है, शुमाल से जनूब और मशरिक से मगरिब तक हजारों मील फैली हुई, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही छोटी सी दुनिया है। यहाँ हम बार बार एक दूसरे से सामना करते हैं, कभी पहचान कर आगे बढ़ते हैं और कभी पुरजोश अंदाज में अपने जज्बात का इजहार करते हैं और कभी पहचान कर भी नहीं पहचान पाते, चंद रस्मी जुमलों का तबादला करके आगे बढ़ जाते हैं। इन दिनों दोनों कैफियत के बयान के लिए मेरी और सदफ की मुलाकात की मिसाल काफी है। वो मुझे पहचान कर आगे बढ़ी थी, लेकिन मैं कतरा कर निकल आया था। साउथ में वापसी पर इश्तियाक अहमद से मुलाकात हुई। इश्तियाक अहमद मेरी कराची में आमद और CFK में शमूलियत के से कबल ही इम्तियाज के साथ उसके छोटे भाई की हैसियत से तारिक रोड वाले फ्लैट में रहता था। उसने मुझे बताया कि कबीर भाई तो सो चुके हैं, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है कि आपके साथ रहूं और आपकी जरूरतों का ख्याल रखूं। मैंने कहा, इश्तियाक, फिलहाल मैं भरपूर नाश्ता करना चाहता हूं और उसके बाद आराम का इरादा है। तुम्हारी ये ड्यूटी बहुत आसान साबित होगी। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए मेरे लिए नाश्ते का बंदोबस्त करने चला गया। आधे घंटे के बाद मैं नाश्ते से फारिग हो चुका था। गुज़श्ता पूरी रात मैंने एक लम्हे के लिए भी आंख नहीं लगाई थी। पेट में हुड़ाक गई तो मुझ पर कसलमंदी सवार होने लगी। रात वाले खून चुका ऑपरेशन ने मुझे जिस्मानी और असाबी तौर पर बहुत बुरी तरह थका दिया था। योगा की मशक ने जहां मुझे मुकम्मल सुकून बख्शा था, वही मेरी भूख को भी भड़का दिया था। इसके नतीजे में मैं 3 अफराद का नाश्ता मैदे में उतार चुका था। इसी ओवर ईटिंग ने मुझे एक खमार किसी कैफियत में मुब्तला कर दिया। मुझे नींद आने लगी और मैं अपने लिए महसूस कमरे में आ गया। जब मैं बिस्तर पर दराज हुआ तो सदफ चुपके से मेरी सोच में दाखिल हो गई। थोड़ी देर पहले पार्क में उसने मुझसे जो मुलाकात की थी, मैं उसके बारे में सोचने लगा। मैंने फर्ज किया कि अगर मैं इसकी बात की तस्दीक कर देता, खुद को वही तान तस्लीम कर लेता, तो उसका क्या रद्द अमल होता। और अब जबकि मैंने इस बात की तरदीद करते हुए खुद को वजीह साबित करने की कोशिश की है, तो इससे वो क्या तासुर लेगी। दोनों सवालात ऐसे थे कि मैं अपने जहन में इनका कोई हतमी जवाब तलाश नहीं कर सका। सदफ के बारे में सोचते हुए मेरा दिल आपो आप साहिल की जानिब प्रवास कर गया। मैं गुज़श्ता रात उसके पास से बड़े ही जज्बाती अंदाज में रुखसत हुआ था। अपनी पेशानी पर उसके बोसे की खुशबू मैं अभी तक महसूस कर रहा था। साहिल एक महकता हुआ फूल थी। उसका कुर्ब मेरे तन बदन को अपनी महक से सजा देता था। जब से उसने गुरेज की पॉलिसी अपनाई थी, मेरी तलब में कई गुना इजाफा हो गया था। उसके इस हरारत नशी बोसे से कबल में हफ्तों उसके लम्स को तरसा था। अगर मुझे हंगामी हालात के पेश नजर वापिस न जाना होता तो मैं उसके याकूती लबों को अपनी पेशानी से कभी भी जुदा न होने देता। हरारत जिंदगी का दूसरा नाम है। साहिल के शंगरफी होंठ किसी अंगारे से कम नहीं थे। वो अंगारा जो जलाता ही जलाता है, अपनी कैफावर आंच से जी को भरमाता है, दिलों को गरमाता है और एहसासात को महकाता है और दिल को तड़पाता है। मैं तड़प कर बिस्तर से उठा और मेरा हाथ मेकान की अंदाज में बेइख्तियार साइड टेबल पर रखे हुए टेलीफोन सेट की जाने बढ़ गया। साहिल मुझे बेतरह याद आने लगी थी। हमें जुदा हुए तकरीबन 7 घंटे हो चुके थे, लेकिन यूं महसूस हो रहा था जैसे 7 सदियां बीत गई हो। मैंने मिनहास बाकर के बंगले के नंबर डायल किए और दूसरी जानब से फोन रिसीव होने का इंतजार करने लगा। 2 घंटियां खाली गईं। इस वक्त दीवार गिर क्लॉक 8:15 बजा रहा था। मिनहास बाकर अली सुबह घर से निकल जाता था। अखबार की फर्स्ट कॉपी वो अपनी निगरानी में ही प्रेस भेजता था। इस वक्त वो घर पर नहीं हो सकता था। उसका बेटा वाजिद मिनहास भी कॉलेज के लिए निकल चुका होगा। मिनहास की बीवी फरहत बेगम गुज़श्ता 10 सालों से फालिशज़दा जिंदगी गुजार रही थी। उसके फोन अटेंड करने का इम्कान 0 के बराबर था। अब आ जाके बंगले में शुबाना, मुमताज और साहिल ही बचती थी।
जब चौथी घंटी पर भी दूसरी जानब से कॉल रिसीव नहीं की गई तो मैंने ये सोचकर फोन बंद कर दिया कि मुमकिन है वो तीनों इस वक्त गहरी नींद में हो। मैंने निश्शब्द को मुमताज और साहिल को वहां पहुंचाया था और उसके बाद उनमें गुफ्तगू होती रही होगी। वो देर से सोई होंगी, लिहाजा जल्दी उठने का कोई इम्कान नहीं था, लिहाजा फोन की घंटी से उनको जगाना ठीक नहीं था। साहिल से बात ना हो सकी तो मेरी बेकरारी में इजाफा हो गया। तू न सही तेरी तस्वीर ही सही के मस्ताक मैं अपने दिल को बहलाने लगा। मैंने इसकी याद को बिछाया, ख्याल को ओढ़ा और उसके तस्वुर से लिपटकर खुद को नींद की देवी के हवाले कर दिया। मैंने एक भरपूर गहरी नींद ली। जब मैं बेदार हुआ तो दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं कमरे से बाहर आया तो कबीर शाह पर नजर पड़ गई। वो बरामदे में एक कुर्सी पर नीम दराज था। मुझे अपनी तरफ आता देख उसने कहा, अच्छा हुआ तुम खुद ही उठ के, वरना मैं सोच ही रहा था कि तुम्हें जगाना पड़ेगा। क्यों, कोई खास बात? मैं ये कहते हुए उसके करीब ही दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, सबसे अहम बात तो ये है कि खाने का वक्त है और मुझे ठीक ठाक भूख भी लग रही है। खाने के दौरान में दूसरी खास बातें भी हो जाएंगी। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने इजाफा किया, वैसे तुम्हारे लिए सबसे खास इतला ये है कि आज शाम 6 बजे गौरी साहब यहाँ पहुंच रहे हैं। उन्होंने वहां से रवाना होने से पहले फोन किया था। तुम उस वक्त सो रहे थे, मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। वैसे मैंने गौरी साहब को गुज़श्ता रात वाली कार्रवाई के बारे में बता दिया है। वो हमारी कारकर्दगी पर बहुत खुश हैं। अलबत्ता मियाँ जाहिद के निकल जाने का उन्हें भी खासा अफसोस है। हाँ शाह जी, अफसोस तो मुझे भी बहुत है, मैंने गंभीर लहजे में कहा, और मेरे तस्वुर में वो तमाम मनासिर घूम गए जो डिफेंस के बंगला नंबर B38 में देखने को मिले थे। कबीर शाह ने कहा, तुम फिक्र न करो वजदान, वो ज्यादा देर तक हमसे दूर नहीं रह सकेगा। हमें जाहिद हुसैन के गुलशन वाले ठिकाने का पता चल चुका है। आज रात हम वहां रेड करेंगे। बास भी जब तक यहाँ पहुंच चुके होंगे, उनका मशवरा इस सिलसिले में हमारे लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। ठीक कह रहे हो, मैंने तायदी अंदाज में कहा। शुएब हमारी बेहतर तौर पर रहनुमाई कर सकता है। मैं मियाँ जाहिद हुसैन की तलाश में एक नहीं 1000 बल्कि 1 लाख अड्डों और ठिकानों पर यलगार कर सकता हूँ। वो पाताल में भी छुप बैठा तो मैं इसे दुम से पकड़कर खींच निकालूंगा। वो संजीदगी से बोला, मैं तुम्हारे जज्बात को महसूस कर सकता हूँ शाह जी। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कहा, B38 में हम अपने आदमी फर्रुख खान को भी बांध कर छोड़ आए थे। उसका पता नहीं क्या बना होगा। वो हर किस्म के हालात से निपटने का माहिर है। वो बोला, वहां से हमारी रवानगी के बाद फर्रुख और दीगर मुलाजमीन ने किसी न किसी तरह खुद को उन बंदिशों से आजाद करा लिया होगा। मेरा ख्याल है शाकिर अली की चीहो पुकार पर वो उन दोनों को बाथरूम से बाहर ले आए होंगे। कबीर शाह एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर मानी है जिंदा से बोला, पता नहीं शाकिर अली ने अपने बास की पेशगी अदायगी का हक वसूल कर लिया होगा या नहीं। मैं समझ गया, उसका इशारा हशर खेज बदन की मालिक कॉल गर्ल रशी की जानिब था। मैंने रशी को माजूर शाकिर के साथ बाथरूम में बंद कर दिया था। रशी और उन दोनों साथियों नाजिश और सुरला को वहां पर एडवांस पेमेंट पर लाया गया था। कबीर शाह के साथ मैंने वाद भी लंच किया। उसकी वजह सुबह वाला तगड़ा नाश्ता थी। इस वक्त मुझे कोई खास भूख महसूस नहीं हो रही थी। खाने के बाद चाय का दौर चला। फिर मैं कबीर शाह से आराम करने का कहकर अपने कमरे में आ गया। आराम तो मैं अच्छा खासा कर चुका था। इस वक्त दरअसल मुझे साहिल को फोन करना था। कमरे के अंदर मुझे मुकम्मल प्राइवेसी मुयस्सर आ जाती। साउथ में शाम से पहले मेरे लिए कोई मसरूफियत नहीं थी। शुएब गौरी शाम 6 बजे आ रहा था, जिसका मतलब था कि वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे के करीब जहाज में सवार हुआ होगा। कराची और मॉरिशस के दरमियान कमोबेश 8 घंटे की फ्लाइट थी। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।